बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर चाहिए मुझे। शीशों को हॉरिजॉन्टल पोजीशन मेंटेन करके रखना है, तो क्या करना होगा बताओ। नेट इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क को जीरो करोगे। ये नीचे की तरफ कितना देगा, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा। ये कितना देगा, 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा। ये कितना करेगा, तो ये mg का फोर्स अप्लाई करेगा। और इसी पॉइंट का वो रोटेशन अपने को देखना है। ये डिस्टेंस मुझे 4 ऑलरेडी गिवन है और ये डिस्टेंस मुझे 5 गिवन है। तो इधर का ये टॉर्क कितना होगा, 100 × 5। इधर का ये टॉर्क कितना होगा, 20 × 4। दोनों सेम डायरेक्शन में, और ये mg × 8। यहाँ से m सॉल्व कर लोगे। समझ में आया क्या क्वेश्चन? समझ में आया तो ये इसका मैसेज करो। रिस्पॉन्स करो। आलसी आलसपन हटाओ अपने बॉडी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एम का कितना वैल्यू सॉल्व करके बता दो जल्दी से। एम सॉल्व करने के बाद कितना आया बताओ। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया न्यूटन्स लॉ में। अभी तो मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ेंगे। हेडिंग लिखना, रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। देखना, एक डिस्क है अपने पास, मास m, रेडियस r। इसे इस तरीके से फिक्स कर दिया गया है और इससे एक ब्लॉक कनेक्टेड है m मास का। दोनों का मास सेम है। तुमसे पूछा गया फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, पहला। दूसरा, फाइंड लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तीसरा, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन नोट करो, फिर करते हैं सॉल्व। रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस में क्या होगा कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये देखो, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा। ये अपन केस फर्स्ट देख रहे हैं। केस सेकेंड आएगा रोटेशन अबाउट एक्सिस, एक्सिस इन ट्रांसलेशन। उसी को अपन रोलिंग मोशन में भी स्टडी करेंगे। देखना कैसे सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले तो तुम ब्लॉक के लिए एफबीडी ड्रॉ करो, जैसे न्यूटन्स लॉ में करते थे। टेंशन टी ऊपर लगेगा, नीचे mg, और एक्सेलरेशन किधर, नीचे की तरफ। इक्वेशन क्या लिखोगे, तो mg माइनस टी बराबर ma। इक्वेशन फर्स्ट। जब डिस्क के लिए एफबीडी बनाओ तो इधर एक टेंशन लगेगा, और ये अकेला टेंशन इससे इस सेंटर का वो टॉर्क देगा, और ये आर। तो क्या लिखोगे, टी इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा, क्योंकि टॉर्क अकेला यही है। अच्छा, तो मैं डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा mr² by 2, और अल्फा इससे ये कैंसिल होगा। और याद करो टी इक्वल्स टू आएगा एम ए अल्फा, सॉरी, एम अल्फा आर डिवाइड बाई 2। याद करो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ ए जो है वो अल्फा आर के बराबर होगा। देखो इधर से जो स्ट्रिंग फ्री होने का रेट है वो ए है, सिंपल। और ए देखा जाए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर के बराबर होता है, तुमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, याद होगा। तो यहाँ देखो टी बराबर क्या आ जाएगा, सिंपल ma/2 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ए टी तो ए के बराबर है। यहाँ देखो दोनों को ऐड करो, इससे कैंसिल होगा, mg इक्वल्स टू 3ma/2, इसे कैंसिल, और a बराबर आ जाएगा 2g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंसर। तो ये है तुम्हारा एक्सेलरेशन। अब किसी एक इक्वेशन में रख दोगे, टेंशन पता लग जाएगा, और r से डिवाइड कर दोगे, एंगुलर एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाता है। देखो समझो, कहीं पे डाउट है पूछो, बाकी नोट करने के बाद डन का मैसेज कर देना। नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तुम पढ़ रहे हो, ये ध्यान रखना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन में आंसर क्या होगा बताओ, 2g/3r। लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा, 2g/3। टेंशन कितना होगा, 2mg/3/2।
इससे कैंसिल होगा, mg/3 आएगा आंसर। तो ये तीनों पार्ट का आंसर है तुम्हारे सामने। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मास m, और ये भी m, डिस्क है, मास m, रेडियस है। अब पहली बार बोल रहा हूँ कि इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग होगा। T1 और T2 अब सेम नहीं होगा। स्ट्रिंग सेम होने के बावजूद भी टेंशन सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब पुली यहाँ पे मासलेस नहीं है, पुली के पास कुछ ना कुछ मास है। जब पुली के पास कुछ ना कुछ मास है तो डेफिनेटली ये दोनों ही टेंशन अलग होंगे, तभी तो इसे एक नेट टॉर्क मिलेगा। यदि ये दोनों टेंशन बराबर हो जाता है तो टॉर्क मिलेगा ही नहीं, फिर ये डिस्क रोटेट करेगा ही नहीं। कैसे? देखो ध्यान से, यदि मैं डिस्क के लिए एफबीडी ड्रॉ करता हूँ तो नीचे की तरफ T2 लगेगा, सपोज करो, ऊपर की तरफ T1 लगा। मान लो T1 T2 बराबर है तो ये इधर टॉर्क देगा, ये इधर टॉर्क देगा, तो दोनों की वजह से जो नेट टॉर्क आएगा वो तो सिंपल क्या आएगा, देखो इसका रोटेशन टेंडेंसी किधर होगा, T2R माइनस T1R। अब T1 और T2 बराबर हो जाएगा तो नेट टॉर्क ही जीरो, मतलब ये डिस्क तो रोटेट करेगी नहीं। बट ऐसा रियल में तो होता नहीं है, रियल में अपन ने डिस्क को रोटेट होता हुआ देखा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि टेंशन जो है अब दोनों स्ट्रिंग में अलग अलग होगा, राइट। तो ये जो टॉर्क है ये आई अल्फा के बराबर होगा, तो T2 माइनस T1 इंटू आर इक्वल्स टू mr² by 2 इंटू अल्फा। इससे ये कैंसिल होगा और T2 माइनस T1 इक्वल्स टू ma/2। एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गया, ठीक है। उसके बाद m के लिए इक्वेशन बनाओ, तो इधर लगेगा T1, तो T1 इक्वल्स टू लिखोगे m इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट। फिर नीचे वाले ब्लॉक के लिए बनाओ, तो ऊपर लगेगा T2, नीचे लगेगा mg, और नीचे एक्सेलरेशन a। तो इसमें क्या लिखोगे, mg माइनस T2 इक्वल्स टू ma। ये रहा इक्वेशन सेकंड। अब तुम्हारे पास तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले T1 यहाँ पे रख दो, तो T2 माइनस T1 की जगह ma, और ये खुद है ma/2, है ना। मैंने क्या करा, इस T1 को यहाँ रख दिया इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो इससे कैंसिल होगा और यहाँ से mg इक्वल्स टू 5ma/2 आ जाएगा। सही लिख रहा हूँ, m से m कैंसिल, और a बराबर आ जाएगा 2g/5। देखो समझो, किसी को कोई से स्टेप में डाउट है तो बताओ। मैसेज करो, आराम से सो रहे हो सभी। स्नेहिल, उत्कर्ष, समझ में आया तुम्हें ये क्वेश्चन? माइक ऑन करके बोलो। यस सर। जाग रहे हो कि सो रहे हो? जाग रहे हैं सर। लविकांत, अमित, यस सर। सो तो नहीं रहे ना? नो कुणाल, यस सर। सो तो नहीं रहे? नो सर। क्या दिन आ गए हैं, देखो क्या क्या पूछना पड़ रहा है। चलो जल्दी नोट करो।
नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुमसे ही चाहिए मुझे। मास m, रेडियस r, डिस्क है ये, इधर मास m है और इधर 2m। इसमें मान लो t1, इसमें t2। तुमसे t1 t2 एक्सेलरेशन पूछा गया, करो सॉल्व। आया आंसर क्या किसी का? देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इस तरफ एक्सेलरेशन a, इधर a होगा, तो जब इस ब्लॉक के लिए एफबीडी लिखोगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2mj माइनस t2
इक्वल्स टू 2ma, ठीक है। फिर इस तरफ के लिए इक्वेशन लिखो, तो डायरेक्ट लिखूंगा T1 माइनस mg इक्वल्स टू ma, और डिस्क के लिए अपन लिखें तो T2 माइनस T1 इंटू आर इक्वल्स टू ma r अपॉन टू, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अल्फा आर को मैंने ए से रिप्लेस कर दिया। तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो T2 से T2 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, देख सकते हो। तो mg माइनस mg हो जाएगा, और 2 3 यहाँ से आ जाएगा 7ma/2, इससे कैंसिल होगा और a आ जाएगा 2g/7। ये आया क्या? a आएगा 2g/7। देखो बहुत आसान है। और जैसे a इक्वल्स टू पता लग गया, बाकी T1 T2 पता लग जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया हो यस का मैसेज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंक्लाइन प्लेन है, पुली कनेक्टेड है और इससे एक ब्लॉक कनेक्टेड है। फ्रिक्शनलेस सरफेस है ऐसा मानना है। टेंशन एंड एक्सेलरेशन सॉल्व करना है। करो सॉल्व। मास m, इसके लिए भी मास m और रेडियस r मानो, सेम मास है, और डिस्क मानो। करो सॉल्व जल्दी से।
ओ शिट, देखो mg sin थीटा माइनस टेंशन इक्वल्स टू m है। सबसे पहले अपन ने इसके लिए इक्वेशन ड्रॉ करा, फिर पुली के लिए t इंटू आर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू एल्फा, एम आर स्क्वायर बाई टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और एक कितना आ गया 2g sin थीटा बाई 3। किसी को डाउट है तो बताओ, सभी क्वेश्चन में सेम ही काम कर रहे हैं, आइडिया लग रहा होगा तुम्हें। t बराबर एम ए बाई टू कैसे? अरे सिंपल है, इस पुली के लिए एफबीडी ड्रॉ करो, टेंशन इधर लगा, रेडियस इधर, तो इसने टॉर्क कितना दिया t इंटू आर, और टॉर्क आई अल्फा के बराबर होता है, और डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखते हो, एम आर स्क्वायर बाई टू ही तो लिखते हो, तो आर से आर कैंसिल, और यहाँ पे देखो एम अल्फा आर, और अल्फा आर को अपन ए लिख सकते हैं, याद करो सर्कुलर मोशन, तो एम ए बाई टू। ये नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखना इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें दो पॉइंट लिखेंगे अपन। पहला पॉइंट लिखना, इट इज अ मैथमेटिकल लाइन अबाउट, it is a mathematical line about that a body is combined, about that a body is combined translational and rotational, can be conceived, translational and rotational can be conceived in pure rotation at an instant, pure rotation at an instant। रिपीट नहीं सर। It is a mathematical line about that a body, that a body in combined translational and rotational motion, in combined translational and rotational motion can be conceived in pure rotation at an instant।
देखो इसका क्या मतलब है समझते हैं पहले तो। ध्यान से देखना, मान लो इस स्फीयर है एक, जिसे अपन ने ग्राउंड पे प्लेस किया हुआ है। इसे मैंने एक ओमेगा भी दे दिया और इसे मैंने एक लीनियर वेलोसिटी भी दे दी। क्या होगा बताओ? ये गोल गोल घूमेगा भी और आगे मूव भी करेगा। तो यदि तुम इसके बॉटम के पॉइंट को देखोगे ना, बॉटम के पॉइंट पी को, तो बॉटम का पॉइंट इंस्टेंट रेस्ट पे रहता है। ये इंस्टेंट रेस्ट पे रहता है। इंस्टेंट रेस्ट पे क्यों रहता है ये मैं आगे बताऊंगा डिटेल में, अभी बस मानो कि इंस्टेंट रेस्ट पे रहता है। तो यदि मैं इस पी पॉइंट पे बैठ जाऊं, तो मैं एक तरह से देखा जाए तो मैं रेस्ट पे बैठा हुआ हूँ, है ना, रेस्ट में हूं मैं। और इसके जो भी मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे वो सभी एक सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। इसको एज अ सेंटर मानते हुए अपन देख सकते हैं, जैसे ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस इस तरीके से। तो ये सभी एक सर्कुलर मोशन में, क्योंकि इस पे सभी पे टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। समझ रहे हो तुम बात को? तो यदि मैं इस पी पॉइंट के अबाउट मोशन को ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे ये प्योर रोटेशनल मोशन दिखेगा, प्योर रोटेशनल। इसमें ट्रांसलेशनल मोशन का कोई इफेक्ट इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि मैं कैसे हूँ, रेस्ट में। और यदि मैं रेस्ट में हूँ इसका मतलब सिंपल है कि ट्रांसलेशन मोशन तो मेरे पास है ही नहीं। अब जब ट्रांसलेशन मोशन मेरे पास है ही नहीं तो मैं उसी रोटेशन मोशन को प्योर रोटेशन मोशन कहूंगा ना। क्या बात समझ रहे हो तुम? तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करी जाएगी। जैसे थोड़ी टाइम बाद तुम देखोगे तो पी पॉइंट हो सकता है यहाँ पे चला आया हो, यहाँ पे नया पॉइंट क्यू आया हो, तो फिर अब क्यू के लिए सब चीजें वैलिड होंगी। फिर क्यू के बाद आर आया तो आर के लिए सारी चीजें वैलिड होंगी। समझ रहे हो ना? तो ये हर टाइम इंस्टेंट के लिए पॉइंट अलग अलग चेंज हो रहा है, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, जैसा कि तुमने पॉइंट में लिखा भी है। कुछ आइडिया लगा क्या? तो कहने का सीधा सीधा मतलब एक लाइन में सिंपल समझाऊं तो पॉइंट ऑफ मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बैठ के अपन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन, वो भी प्योर रोटेशन मोशन को देखते हैं। क्योंकि जैसे अपन ने उस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बैठ गए, इसका मतलब कि ट्रांसलेशन मोशन वाला पार्ट तो है ही नहीं उसके पास। तो जो भी पार्ट होगा वो रोटेशन वाला पार्ट होगा, और इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे जो मैं आगे बताऊंगा। पहले इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक रॉड है मान लो, ऐसा है ना, और इधर है वेलोसिटी vb और इधर है वेलोसिटी va, vb भी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखो, तो जो भी वेलोसिटी हो ना उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी है, पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जहाँ पे कटेगा ना उसी को अपन क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये अपना इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का पॉइंट कहलाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, यदि तुम फील कर पाओ तो तुम्हें समझ में आएगा कि कुछ नहीं, सर्कुलर मोशन ही तो है। देखो ना, अब जैसे ही अपने को पता है सर्कुलर मोशन ऐसा होता है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इस पे परपेंडिकुलर, इधर टेंजेंशियल वेलोसिटी इस पे परपेंडिकुलर, जहाँ पे कट हुआ वो सेंटर ही तो है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब इस पॉइंट पी पे बैठ के अपन देख रहे हैं तो अपने को सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन दिखेगा, या फिर यूं कह लो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन दिखेगा। तो अब ये अपना आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इससे फायदा क्या होगा? तो जैसे मैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कर लेता हूं तो मुझे पता है कि एक सर्कुलर मोशन में ओमेगा अल्फा थीटा ये सब सेम होता है, राइट? तो अब मैं इसके हेल्प से ओमेगा वगैरह सॉल्व कर सकता हूँ।
एक्सिस ये है जो जेड एक्सिस के लॉन्ग है ना, इसके परपेंडिकुलर ये जो मैं डॉट यहाँ पे डाला हूँ ये है एक्सिस। ये तो सिंपल एक्स एंड वाई एक्सिस है। ये रोटेशनल एक्सिस की अपन बात कर रहे हैं। जब मैं अब एक्सिस की बात करूंगा तो बाय डिफॉल्ट मान के चलना रोटेशनल एक्सिस की अपन बात करेंगे, है ना। तो देखो ओमेगा मैं कैसे लिखूंगा, मान लो ये लेंथ एल है, ये थीटा है, तो ये जो लेंथ है ये एल साइन थीटा होगा, और ये लेंथ कितनी होगी, एल कॉस थीटा। सही लिख रहा हूँ। तो मैं ओमेगा सिंपल लिख सकता हूँ वी अपॉन एल कॉस थीटा। याद करो ओमेगा वी डिवाइड बाई लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। याद करो, याद आ रहा होगा, सर्कुलर मोशन में ऐसा बढ़ाया गया है। एंड सिमिलरली इसके लिए ओमेगा देखो तो इसके लिए ओमेगा क्या लिखोगे, वी बी होता है यहाँ पे, वी बी लिखा हो, ठीक है ना, बी ए डिवाइड बाई एल साइन थीटा, है ना। और ये दोनों बराबर होगा, दोनों ओमेगा क्या होगा, बराबर। तो वी ए अपॉन एल कॉस थीटा इक्वल्स टू एल साइन थीटा बराबर वी बी अपॉन एल कॉस थीटा। तो एल से एल कैंसिल होगा और वी ए अपॉन वी बी इक्वल्स टू टेन थीटा। तुमने ये रिलेशन पहले कभी पढ़ा भी है, याद है क्या, कब पढ़े हो ये रिलेशन, बताओ जल्दी से, कौन से टॉपिक में पढ़े हो। कंस्टेंट मोशन में पढ़े थे तुम, जब तुम्हें वेज कंस्टेंट बताया जा रहा था, रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट की हेल्प से बताया था कि रॉड की लेंथ ना बढ़ेगी ना कम होगी। इसका मतलब कि जो एंड पॉइंट का वेलोसिटी है अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड वो इक्वल होगा, उसके बेसिस पे अपन ने सॉल्व किया था। कनेक्ट करो चीजों को, जितना कनेक्ट करके पढ़ोगे उतना आसान होगा तुम्हारे लिए, और याद रखना उतना ही मुश्किल नहीं होगा। नोट करना। चलो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक ये रॉड है, इस पॉइंट की वेलोसिटी है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, और इधर की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तुमसे पूछा गया फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ए ऑफ आई ए आर और दूसरा ओमेगा। करो सॉल्व, लगाओ दिमाग। देखो कैसे करेंगे, सिंपल समझ में आता है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर यहीं पे होगा तो कहीं यहीं पे होगा, सिंपल है ना। ओमेगा बराबर कर लो, मान लो एक का एक्स है तो दूसरे का एल माइनस एक्स हो जाएगा, सिंपल। ओमेगा क्या लिखोगे, 5/x। इसके लिए ओमेगा क्या लिखोगे, 20 डिवाइड बाई एल बाई एक्स, एल माइनस एक्स, और ओमेगा सेम होता है एक सर्कुलर मोशन के लिए, तुम्हें पता है। तो बस यहाँ से सॉल्व कर लो।
L/5 है ना, कितना आ गया L/5। तो सिंपल अपने को समझ में आ जाता है कि A से L/5 डिस्टेंस पे अपना IAR मिलेगा। तो एक तो ये आंसर आ गया, और ओमेगा सॉल्व करोगे तो ओमेगा सिंपल आ जाएगा 5/L इंटू 5 यानी कि 25/L आंसर। समझ में आया क्या तुम्हें? समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। नोट करना, इसको तुम चाहते तो सिमिलर ट्रायंगल के हेल्प से भी कर सकते थे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ना साइड्स के रेशियो ही तो है। तो ये अपना है IAR मानो ऐसा। नोट करना। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, सॉल्व करके बताना। इधर की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड और इधर है मान लो 15 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट A B सेम क्वेश्चन है, ये मान लो 5 मीटर है। A से IAR की डिस्टेंस कैलकुलेट करो।
5/4 लेफ्ट या राइट, ये भी तो बताओ। देखो इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरफ होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी। सिंपल समझ में आता है। अच्छा, अब मैं सिंपल ओमेगा सॉल्व करूँ दोनों के लिए, तो क्या क्या लिखेंगे। देखो एक तो होगा 5/x, मान लो इसे x मान लेते हैं। दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, 15/5 + x, बस आंसर। यहाँ से आएगा 5 + x = 3x और 2x = 5 और x बराबर 5/2, राइट। तो ये डिस्टेंस है 5/2 मीटर। और किधर होगा, लेफ्ट की तरफ होगा। समझ में आ गया तुम्हें। चलो मेन हेडिंग लिखना अब, रोलिंग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखना समझना। मान लो कोई एक स्फीयर है जिसके पास लीनियर वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी। अब मुझे इसके मोशन को एनालाइज करना है, तो मैंने क्या करा कि सुपरपोजिशन मेथड से इसको समझने की कोशिश करा। सुपरपोजिशन मेथड मतलब कि सिर्फ मैं एक बार ट्रांसलेशनल देखूंगा और अगली बार रोटेशनल देखूंगा और दोनों को मिक्स कर दूंगा। जैसे मैं ट्रांसलेशन देखा तो इन सभी मॉलिक्यूल के पास v वेलोसिटी आगे की तरफ है, क्योंकि इसके पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v है। और तुम्हें पता है ट्रांसलेशन होगा तो सभी ऑब्जेक्ट के पास सेम ही होएगा, राइट। उसके बाद एक इसके पास सर्कुलर मोशन है और ये किधर होगा, हमेशा टेंजेंट की तरफ। ये हमेशा किधर होगा, टेंजेंट की तरफ। ध्यान से देखना। तो इस तरीके का कुछ सीन बनेगा। तो इसे तुम कह सकते हो कि ट्रांसलेशनल मोशन है ये, और ये अपना है रोटेशनल मोशन। और इन दोनों को कंबाइन करके अपन प्योर रोलिंग कहेंगे। देखो सिंपल समझो, पहले इस प्रिंसिपल को अपन कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ध्यान से देखना, हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में तुम्हें प्योर रोलिंग गिवन हो ना, प्योर रोलिंग, तो इसका मतलब a = अल्फा r और v बराबर r ओमेगा, तुम कभी भी लगा सकते हो। क्वेश्चन में यदि प्योर रोलिंग गिवन हो तो तुम a बराबर अल्फा r और v बराबर r ओमेगा कभी भी लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसके 4 पॉइंट्स अज्यूम करूंगा। कौन कौन सा, a b c d। इधर देखो a b c d।
और इन 4 पॉइंट्स पे मैं नेट वेलोसिटी फाइंड आउट करके तो मैं बताऊंगा। पहले इससे पहले इतना नोट करो। नोट कर लिए क्या? चलो अब अपन ABCD पे वेलोसिटी देखेंगे, बहुत ध्यान से सीखना, ठीक है? अब इसे अपन प्योर रोलिंग मानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखो ध्यान से, ये तुम पॉइंट ए को ध्यान से देखो। ए पॉइंट को ध्यान से देखो। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी आगे की तरफ और इसके पास भी आर ओमेगा आगे की तरफ। तो मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा, v प्लस आर ओमेगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में है। और आर ओमेगा इक्वल्स टू वी पता ही है, तो 2v कह सकते हो। यानी कि ए पे वेलोसिटी जितना सेंटर ऑफ मास पे वेलोसिटी होता है उसके जस्ट डबल, समझे? जस्ट डबल। तो ये रिलेशन तुम्हें याद रखना है। यदि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, 2v। नोट करना, ये ए पॉइंट के लिए है।
देखना, अब ए के बाद अपन बी पे आएंगे। अब बी के लिए डायग्राम ड्रॉ करो। तो देखो बी पे ट्रांसलेशन वेलोसिटी तो आगे की तरफ है एंड सर्कुलर वाला पार्ट आर ओमेगा नीचे की तरफ है, सही है ना। यदि मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा वी आई कैप माइनस वी जे कैप, क्योंकि आर ओमेगा भी तो वी के बराबर ही है। और इसी का यदि मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, वी रूट टू, सही है। और इसका नेट वेलोसिटी किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। नोट करना, ये पॉइंट बी के लिए है, फास्ट नोट करो। इसी में मैं सी डी सबके लिए लिख दे रहा हूँ। एंड सी के लिए देखोगे तो बॉटम पे है, तो बॉटम पे तुम देख सकते हो एक वेलोसिटी वी आगे की तरफ, तो आर ओमेगा पीछे की तरफ। तो नेट वेलोसिटी यहाँ पे कितना बनेगा, 0। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि बॉटम वाला जो पॉइंट है वो इंस्टेंट रेस्ट पे रहता है। समझ में आया क्या। और लास्ट एट पॉइंट डी की बात करें तो डी पे क्या होगा, देखो ध्यान से। ट्रांसलेशन तो आगे रहेगा, ये इधर और ये रिजल्टेंट इधर जाएगा, और कितना होगा, वी रूट टू। और वेलोसिटी और डी को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे वी आई कैप प्लस वी जे कैप। आंसर समझ में आया क्या तुम्हें, ए बी सी डी सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी। तो यस का मैसेज करो। चलो अब तू कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं तुम्हें। ये स्फीयर है, इससे 60 डिग्री पे कोई पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट का मुझे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ। प्योर रोलिंग में ऐसा तुम्हें गिवन है, वेलोसिटी एट पी का मुझे मैग्नीट्यूड बताओ। करो सॉल्व जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है।
देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। वेलोसिटी तो ये इधर ही रहने वाला है, और टेंजेंशियल किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, सिंपल। और इसी को जब तुम आगे ऐसे बढ़ाओगे तो ये एंगल है 60, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री रहने वाला है। यानी कि इन दोनों वेलोसिटी के बीच एंगल होगा 30 डिग्री। पहले ये बताओ तुम्हें एंगल समझ में आया क्या? तो रिजल्टेंट सिंपल, v² प्लस v² प्लस 2v² cos 30, बस आंसर है यहाँ से। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं, 2v cos 15 डिग्री, और 15 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो रखो और आंसर निकालो। समझ में आया क्या? आसान क्वेश्चन है, देखो। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो ये इसका मैसेज करो। चलो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। अब एक्सेलरेशन सॉल्व कर लेते हैं प्योर डॉलिंग के लिए, कुछ क्वेश्चन के लिए। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक सॉलिड स्फीयर है, सेंटर पे F फोर्स अप्लाई किया गया, मास m, रेडियस r। अपने से पूछा गया फाइंड A और गिवन है स्फीयर इज इन प्योर रोलिंग। ऐसा अपने को क्वेश्चन में गिवन है। कैसे करेंगे सॉल्व? देखो अब सिंपल सा लॉजिक है, ये जिस सरफेस पे रखा हुआ है ये रफ सरफेस है। होगा क्या, सोचना। देखो जैसे तुम इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ मूव कराओगे तो ये फोर्स इसे कभी रोटेशनल मोशन नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि ये फोर्स इसके सेंटर से लग रहा है, राइट। तो फ्रिक्शन इस पे यहाँ लगेगा और ये फ्रिक्शन इसके घुमाने की कोशिश करेगा। मतलब इसका यदि मैं एफबीटी ड्रॉ करूं तो इस पे एक फोर्स एफ इधर लगेगा और फ्रिक्शन पीछे, और ये फ्रिक्शन इसे एक टॉर्क देगा। समझे क्या? तो यदि मैं ट्रांसलेशनल मोशन से फोर्स लिखूं तो F माइनस एफ इक्वल्स टू एम है, और यदि मैं रोटेशनल टॉर्क लिखूं तो फ्रिक्शन एफ आर इक्वल्स टू आई अल्फा होगा। तो ये दो इक्वेशन से तुम्हारा फिर आंसर बनेगा। और यहाँ पे आई कितना होगा, तो 2/5 mr²। अल्फा सॉल्व कर लो, बताओ कितना है एफ ए। एक्सेलरेशन सॉल्व करके बताओ। फ्रिक्शन पीछे क्यों लगेगा, समझ में आया? क्योंकि ये कांटेक्ट पॉइंट आगे जाना चाहेगा तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, सिंपल। ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। आंसर कितना आया बताओ, ए।
5F/7MC बिल्कुल सही आंसर है। नोट करना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोलो बोलो। सर ये जो सर बॉल टर्न कराते हैं सर, वो इसी कॉन्सेप्ट से होती है सर, टर्न फ्रिक्शन नहीं करता है सर? हाँ, फ्रिक्शन ही करता है बिल्कुल। और ये भी बता दो, प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक वाला लगता है। स्टैटिक वाला क्यों लगेगा? क्योंकि तुमने अभी जस्ट पढ़ा कि रोलिंग में क्या होता है कि कांटेक्ट पॉइंट लगातार बदलता रहता है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, लगातार पॉइंट बदल रहा है, इसका मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगातार चेंज हो रहा है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे स्टैटिक ही लगेगा। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट तो रेस्ट में है, देखा जाए कायदे से। तो पीछे तुमने देखा ना कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला जो पॉइंट था वो कैसे था? रेस्ट में था। कहाँ गया यार? यहाँ पे ये रेस्ट पे है ना। यहाँ पे जब ये पॉइंट रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन यहाँ पे कौन सा लगेगा? स्टैटिक। तो ये ध्यान रखना कि प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक। समझ में आया क्या? इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आज मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, सॉल्व कर लेना। और इसके आगे का 2 क्वेश्चन और कराने हैं, उससे अपन बाद में करेंगे और फिर रोलिंग पे और आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक नोट कर लिए क्या? यहाँ तक नोट हो गया हो तो यस का मैसेज करो, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो ठीक है, फिर आज अपन यहीं पे एंड करते हैं। ग्रुप पे मैं कुछ क्वेश्चंस पोस्ट कर दूंगा वेलकम। स्नेहिल तुम्हें मैं होस्ट Thank you, बना sir. देता हूँ, सर को ट्रांसफर कर देना। ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर दी थी, है ना, और उसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म भी देखा था और ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफिकली। अगर कॉर्नर पॉइंट इस ग्राफ y इक्वल्स टू fx के ग्राफ में किसी पॉइंट पर शार्प एज या कॉर्नर आता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। और मैथमेटिकली हमें क्या निकालना होता है? राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों की वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, है ना। LHD इक्वल टू RHD at x equal to a, then function fx is said to be differentiable at x equal to a. क्लियर? तो हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक मॉड वाला क्वेश्चन किया था सबसे पहले, है ना, fx equal to mod x। अब हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। fx, है ना, फंक्शन हमने लिया fx equal to x e to the power 1 by x upon 3 plus 4 e to the power 1 by x equal not 0 at x equal to 0, है ना। क्या चेक करना है? चेक डिफरेंशिएबिलिटी at x equal to 0. We have to check differentiability at x equal to 0. ठीक है, क्वेश्चन फंक्शन दिख रहा है क्लियरली? ओके, ठीक है बच्चों, तो वॉइस क्लियर है, वीडियो दिख रहा है प्रॉपर? यस सर। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो हम ग्राफ तो नहीं बना पा रहे, है ना, आसानी से। तो हम क्या करें? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव,
LHD और RHD निकालें x इक्वल टू 0। तो LHD के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। ठीक है, अब कैलकुलेट करें लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h के लिए कौन सी डेफिनेशन लगेगी, x इक्वल नॉट, तो 0 माइनस h मतलब x की जगह 0 माइनस h, e के प्लेस पर x के प्लेस पर 0 माइनस h, तो 1 अपॉन 0 माइनस h मतलब माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 4 माइनस f0 की वैल्यू 0 अपॉन माइनस h। ठीक है यहाँ तक। हाँ, तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस h से माइनस h कैंसिल, माइनस h से माइनस h ये कैंसिल, क्या बचा ये वाला माइनस, e टू द पावर माइनस 1 बाय h अपॉन 3 प्लस 4e माइनस 1। लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, आपको मालूम है e टू द पावर माइनस 1 बाय 0, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 अपॉन 3 प्लस 4 इंटू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया। नाउ RHD राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h, डेफिनेशन यही होगी, बस x के प्लेस पर 0 प्लस h रखना है। x से h कैंसिल, अब हम डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते, तो हम क्या करें, e टू दी पावर 1 बाय h कॉमन लेकर कैंसिल कर दें, तो क्या आ जाएगा यहाँ 1 अपॉन 3 अपॉन e टू दी पावर 1 बाय h मतलब 3 e टू दी पावर माइनस 1 बाय h प्लस 4, और यहाँ हमने क्या कॉमन लिया है e टू दी पावर 1 बाय h। बात समझ में आ गई। हाँ, लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन 3 इंटू e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी 0 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 1 बाय 4। क्लियर है क्या। तो LHD 0 आया, RHD 1 by 4 आया, LHD इक्वल नॉट RHD, तो fx is not differentiable at x। क्लियर। यस सर। हाँ, नोट कर लें। ओके, सभी का कंप्लीट हो गया, उत्कर्ष का हो गया है। हाँ, बाकी लोगों का भी हो गया, सौम्या, स्नेहिल, रवि, अजय। सर रफ करें, समझ में आ गया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। fx इक्वल x माइनस 1 x इक्वल नॉट 1 minus 1/3 if x equal to, check differentiability at x equal to, है ना, x equal to 1 पर differentiability check। तो x equal to 1 पर फंक्शन की वैल्यू पता है, ठीक है। x equal to 1 पर अब हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। एक मिनट में थोड़ा और इसको चेंज कर लूं, बहुत आसान हो जाएगा। x इक्वल नॉट 1 पर x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, ठीक है बेटा, चेंज कर दे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ठीक है। क्वेश्चन चेंज किया, fx इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 और माइनस 1/3। वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू, क्या करेंगे सबसे पहले LHD, है ना, और ऑब्वियसली LHD एट x इक्वल टू f 1 माइनस